बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेट भी कहते हैं इसको। डिफाइन इस तरह से करते हैं कि लेट सपोज, मैं अगेन इसी तरह से बात करता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक सेट ए दिया हुआ, कोई भी सेट, एनी सेट, और एक रिलेशन आर है जो कि इस सेट के ऊपर डिफाइन है। आर इज डिफाइंड ऑन ए, और मैं आपको ये कहता हूँ कि दिस आर इज सेट टू बी पोसेट इफ इट सेटिस्फाई इज सेट टू बी पोसेट। इसको शॉर्ट में पोसेट बोलते हैं, ये पार्शियल ऑर्डर सेट को। ये हो, इसको पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको शॉर्ट में लिखना है। इफ फॉलोइंग हम ये कोई भी रिलेशन उसको पोसेट उस वक्त कहेंगे जब इसमें ये वाली कंडीशंस मौजूद हो। नंबर वन ये कि आर इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव? वी नो हाउ टू चेक द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। किसी भी रिप्रेजेंटेशन में आपको रिलेशन दे दी जाए, हमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करनी आती है। और सेकेंडली ये जो आर है, दिस मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक। और थर्डली ये है कि जो आपका रिलेशन आर दिया हुआ है, दिस आर मस्ट बी ट्रांजिटिव। एक बात ये ख्याल रखिएगा कि यही सिर्फ तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि रिलेशन में पोसेट के लिए जरूरी है। इसके अलावा जो फोर्थ कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती। मैंने अक्सर ये देखा है कि स्टूडेंट्स ये बहुत गलती कर रहे होते हैं कि जब उनसे पोसेट कहा जाता है तो जितनी प्रॉपर्टीज कराई हैं सारी चेक कर देते हैं। और मतलब ये इसे कहते हैं, मतलब डेढ़ होशियारी मारना। डेढ़ होशियारी मारने का कोई फायदा नहीं है, मतलब कुछ वो है ही नहीं, डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं है। एक बच्ची कुछ एक जो प्रॉपर्टी सिमेट्रिक रह गई है, तो वो इसका पार्ट ही नहीं है। मतलब पोसेट का पार्ट ही नहीं है। आप उसको चेक भी कर दोगे, कोई फायदा आपको मिलना नहीं है। ना ही आपको पोसेट के डेफिनेशन में के वाइज कोई देखा जाए फायदा मिलना है, और अगर मार्क्स की फॉर्म में देखा जाए कि हमने होशियारी मारी है तो शायद मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। मतलब कोई है ही नहीं, डेफिनेशन का पार्ट ही नहीं है। सिर्फ यही तीन प्रॉपर्टीज हैं, और इसमें यह होता है कि अगर तीनों प्रॉपर्टीज हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना जरूरी है। किसी एक प्रॉपर्टी भी इसमें से मिस हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है, या एंटी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, या दो प्रॉपर्टीज नहीं है, एक प्रॉपर्टी है, तो कोई सी भी कम से कम एक प्रॉपर्टी भी मिस हो गई तो ये पोसेट नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर सेट की डेफिनेशन है। हम ये कहते हैं कि पार्शियल ऑर्डर सेट तो खैर चेक हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज हमें चेक करनी अच्छी तरह से हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर सीख चुके हैं। असल में मैं इसमें एक नोटेशन इसकी बता दूं। देखिए, आप लोग एक काम ये करते रहे हैं पीछे, जब से ये टॉपिक इस चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हम ये कहते थे भाई कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, अगर वो आर से बिलोंग करते हैं तो आप उसको ए रिलेटेड टू बी लिखते रहे हो। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसको आप कहते थे ए इज रिलेटेड टू बी। इधर ये कहते हैं हम कि अगर ये आर जो है ये पोसेट हो जाए, इफ दिस आर इज पोसेट, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ए आर बी है, आप इसको ये वाला सिंबल भी अगर ये आर जो है पोसेट है, अगर पोसेट है तो इसके लिए ये वाला सिंबल भी यूज किया जा सकता है। और ये सिंबल आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेस देन इक्वल्स टू से ही मिलता जुलता सिंबल है। और इसकी वजह क्या है कि लेस देन इक्वल्स टू के सिंबल से ही क्यों मिलता जुलता बनाया? इसकी वजह ये है कि ये असल में पोसेट के लिए सबसे बेसिक एग्जाम्पल या फंडामेंटल एग्जाम्पल कहना चाहिए, ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन ही होता है। और आपके पास कोई भी रिलेशन जो कि वो पोसेट है, उसको अंडरस्टैंड करना, अगर आप उसको लेस देन इक्वल्स टू से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इजीली बात समझ में आ जाएगी। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ, दो तीन एग्जाम्पल हम पोसेट की करते हैं, उसमें बात और क्लियर होगी कि ये लेस देन इक्वल्स टू से ही हम इसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं, कि मतलब ये उससे और इसका क्या ताल्लुक बनता है। तो ये चीज अभी आपको समझ में आएगी। तो एनीवे, अगर रिलेशन आपका पोसेट है तो हम जो है उसके लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
कि लेट सपोज आपके पास एक सेट मैं कह रहा हूं कि अच्छा एक चीज और बता दूं। अगर फॉर एग्जाम्पल चल मैं इस एग्जाम्पल जो लिख रहा हूँ इसी में लिख देता हूँ। मैंने कहा भाई कि इस ये तो समझते होंगे दिस इज मीन बाय इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और और इसके लिए ऊपर जो मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, डिवाइड्स का रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने इधर ऑर्डर पेयर लिखा है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखें ये ऑर्डर पेयर लिखा जाता है कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, इस पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर रिलेशन डिवाइड का डिफाइन किया जा रहा है। तो इस तरह से भी अमूमन लिखा जाता है। मैंने फॉर एग्जांपल एक सेट ए ले लिया, मैं अभी आपको आगे जाके दूंगा। मैंने कहा लेट सपोज सेट ए दिया हुआ 1 2 3 4। मैं आपको अगर इस तरह लिखूं कि ए कॉमा लेस देन इक्वल्स टू, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सेट ए दिया हुआ, इसके ऊपर रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू का आप डिफाइन कर रहे हो। तो मेरे पास ये भी इसी तरह की बात है कि मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, इसके ऊपर मैंने डिवाइड्स का सिंबल यूज किया। मतलब इसको डिफाइन किया है, डिवाइड्स का सिंबल इस रिलेशन के ऊपर डिफाइन है। एक चीज और बता दूं, देखिए मैं आपको प्रीवियसली जो मैं आपको प्रॉपर्टीज करवाता था, तो मैं एक चीज बहुत ज्यादा फोकस करता था कि आप लोग इस चीज की आदत डालें कि विदाउट राइटिंग ऑर्डर्ड पेयर्स प्रॉपर्टीज चेक करने के आप लोग काबिल हो। तो समटाइम ऐसा होता है कि ऑर्डर्ड पेयर इतने ज्यादा हो जाते हैं या इनफाइनाइट हो जाते हैं, इतने सारे ऑर्डर पेयर हैं, या फिर अगर फाइनाइट भी होते हैं तो इनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक एक को लिस्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। तो इधर भी मेरे पास मामला यही है कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये तो चलते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इसमें अगर मैं ऑर्डर पेयर लिखना शुरू करूंगा तो मैं सारे नहीं लिख सकता हूं। तो मैं इसलिए अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर से अगर आपने सिर्फ सीखा है और तरीके नहीं आते तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो हम यही करते हैं कि इधर अब जो है प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं विदाउट राइटिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। हम जो है इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैं अगेन आपसे यही बोलूंगा कि जो डिवाइड का सिंबल है, जो हम पहले कई दफा इसके ऊपर बात करते रहे, इसके बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मेरे पास लिखा हुआ फॉर एग्जांपल ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब है कि बी अपॉन ए, यानी कि ए बी को पूरा पूरा डिवाइड करेगा एंड रिमाइंडर जीरो। जैसे टू डिवाइड्स फोर है, टू फोर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर जीरो आता है। तो अब मैं इसमें प्रॉपर्टीज चेक कर रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं इसमें चेक करूंगा डेट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब देखिए मेरे पास इसमें सेट इतना ज्यादा लेंदी सा है, मतलब इतना बड़ा सेट है, मैं इसमें एलिमेंट्स को लिस्ट करके बात नहीं कर सकता हूँ। एक चीज और अगर आप रिकॉल करें, हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर पढ़ा था लॉजिक के चैप्टर में। उसमें हमने कहा था कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर की अगर कोई चीज आ जाए तो अगर उसको ट्रू प्रूफ करने आप जा रहे हो तो उसके लिए एक जनरल फॉर्म में प्रूफ करना पड़ता है विदाउट राइटिंग एग्जाम्पल्स। मतलब जो चीज प्रूफ करनी है यूनिवर्सल क्वांटिफायर में, तो उसके लिए एग्जाम्पल नहीं दी जाती है। एग्जाम्पल अगर देंगे तो वो एक तरीके की वेरिफिकेशन है, डेट इज नॉट अ प्रूफ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रूफ एंड वेरिफिकेशन। तो अगर आप इसमें एग्जाम्पल दे देंगे तो ये प्रूफ नहीं कहलाएगा एनीवे। तो यानी कि मुझे इधर ये बात अच्छी तरह से पता है कि चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो, एंटी सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो, आपने ये बात देखी है कि उसमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हो रहा होता है। आप पीछे देख सकते हैं जो मेरे लेक्चर्स, उसमें यही होता है कि उसमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि मुझे ये वाली प्रॉपर्टीज जब मैं चेक करने बैठूंगा तो मुझे एक जर्नल फॉर्म में प्रूफ करना पड़ेगा विदाउट राइटिंग एग्जाम्पल्स। तो मैं इसका जर्नल प्रूफ लिख रहा हूं। तो देखिएगा मेरे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, आपको उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपके पास कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लें ए के नाम से, जो कि कहाँ से बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ होना चाहिए।
और इधर रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है, डिवाइड्स का रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो हर एलिमेंट का अपने साथ एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ होना चाहिए, यानी कि मुझे एक बात नजर आ रही है कि हर एलिमेंट फॉर ऑल ए, कोई भी ए उठा लूं पॉजिटिव इंटीजर में, जब वो अपने आप से डिवाइड होगा तो वो अपने आप को तो डिवाइड करेगा। तो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। इसमें मुझे एग्जाम्पल मतलब ये यही प्रूफ है, मतलब एक डेफिनेशन भी यही है, प्रूफ भी यही है कि भाई आपको एक अंडरस्टूड सी बात है कि हर एलिमेंट अपने आप को डिवाइड करेगा। अच्छा, ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है, थोड़ी सी आपको अगर ये स्लैश लग रहा हो तो इसको स्लैश नहीं मानिएगा, ये एक वर्टिकल लाइन ही बनी हुई है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपके पास हो गई। मैं इसको लिख सकता हूँ देयरफॉर ये जो आपका रिलेशन दिया हुआ यानी कि डिवाइड्स का जो रिलेशन है, मैं इसके बारे में कह सकता हूँ दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। होता है ना, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो हम ये कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं जाता हूँ इसमें एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे। सेकंड इज योर एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई से दो एलिमेंट उठा लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, कहाँ से उठाएंगे आप, जो सेट गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स का, उधर से दो एलिमेंट उठा लें। हम ये बात कह सकते हैं कि अगर ए और बी इक्वल होंगे तो ही ऐसा होगा कि ए विल डिवाइड बी एंड बी विल डिवाइड ए। या फिर इसको दूसरे लफ्जों में आप इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर ए और बी आर डिफरेंट, ये दो नंबर्स डिफरेंट हो जाएं, तो हमें पता है कि कोई सी एक चीज होगी, तो या तो ए बी को डिवाइड करेगा या फिर बी ए को डिवाइड करेगा। कोई सी एक चीज एक को डिवाइड करती है दूसरे को, मतलब या तो, ये मैंने एंड का सिंबल गलती से बना दिया, ये मुझे इधर डिस्टिंक्शन बनाना था। तो कोई सा एक चीज होगी, या तो ए बी को डिवाइड करेगा या फिर बी ए को डिवाइड करेगा। अगर इक्वल है ए और बी, तो ये आप ए अपॉन ए, मतलब ए और बी सेम हो जाए, तो इसका मतलब क्या, ए डिवाइड से ए पढ़ें या ये वाला ए पहले पढ़ लें, ये वाला बाद में, बात तो एक ही है ना। आप इसको उल्टा करें सीधा करें, बात सेम रहेगी। लेकिन अगर दोनों नंबर्स डिफरेंट हो जाएं तो कोई सी एक चीज आएगी, या तो ए डिवाइड्स बी आएगा या बी डिवाइड्स ए आएगा। अगर 2 डिवाइड्स 4 आ गया है तो 4 डिवाइड्स 2 नहीं आ सकता। 4 डिवाइड्स 8 आ चुका है तो 8 डिवाइड्स 4 नहीं आ सकता। अप टू सो ऑन, इसी तरह से सारे नंबर्स के साथ ये होगा। तो ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसमें मुझे नजर आ रही है, क्योंकि डिवाइड्स में के बारे में हमें पता है कि एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो मैं कहूंगा कि देयरफॉर डिवाइड इज एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये देखें, आपके पास ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, डिवाइड के सिंबल इन तमाम स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जनरल प्रूफ में यही हो रहा होता है कि विदाउट राइटिंग नंबर्स आप उसमें काम कर रहे होते हैं। तो ये आपका चीज प्रूव हो गई। अब मैं आता हूं थर्ड प्रॉपर्टी विच इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा है कि ए डिवाइड्स बी है और बी डिवाइड्स सी है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए सी को भी डिवाइड करेगा। और ये हमेशा होगा, आप कोई से भी 3 पॉजिटिव इंटीजर उठा लें, ये चीज हमेशा होगी कि अगर ए बी को डिवाइड करेगा, बी सी को डिवाइड करेगा, तो ए सी को भी डिवाइड करेगा। ये चीज प्रूव हो गई है। लेकिन अगर आप इसको देखें, प्रूव हो गया है, मैंने आपको कहा है कि जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है तो जनरली एक बात की जाती है, उसमें एग्जाम्पल नहीं दी जाती है। लेकिन आप अपने आसानी के लिए, अगर आप अपने खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन वो प्रूफ का पार्ट नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही होगी वो एग्जाम्पल। तो मैं इसकी अगर एग्जाम्पल दूं आपको ट्रांजिटिव के लिए, मैं आपको 3 नंबर दे देता हूं। लेट्स सपोज लिखा हुआ 2, 4 एंड 8। मैं ये कहूंगा भाई 2 4 को डिवाइड करता है और 4 8 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि 2 विल ऑल्सो डिवाइड 8। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है। इसके लिए एंटी सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको वर्बली बताई है।
वर्बली मैंने एक आई के बाय अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो ऑब्वियस सी बात है 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा, बिकॉज 2 एंड 4 आर डिफरेंट नंबर्स। तो एक डायरेक्शन में जाओगे दूसरी डायरेक्शन में ये नहीं होता है। डिवाइड का सिंबल होता ही ऐसा कि छोटा नंबर बड़े को डिवाइड करता है, लेकिन बड़ा नंबर कभी भी छोटे को डिवाइड नहीं करता है। तो इसी तरह से अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव के लिए भी एग्जांपल दें तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हर नंबर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लें, क्योंकि इधर पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट दिया हुआ है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स उठा लें, आप ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एलिमेंट अपने आप को डिवाइड करता है। तो ये भी एक अंडरस्टूड सी चीजें थी। तो ये हमारे पास जो दिया हुआ है ये ट्रांजिटिव है। तो जब सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये बात लिख सकता हूँ देयरफॉर ये जो डिवाइड का सिंबल था, ये डिवाइड का सिंबल, सॉरी, मैं अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं जैसे दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि पॉजिटिव इंटीजर और इसके अंदर रिलेशन डिवाइड का सिंबल डिफाइन किया हुआ, इसके बारे में कह सकता हूँ ये सेट बनाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको और देख दिखाता हूँ। इसके मामला जो है कुछ लेस देन इक्वल्स टू टाइप के ही हो रहे होते हैं, तो इसलिए जो हम कहते हैं कि इसलिए इसका सिंबल जो है कुछ इस टाइप का बन रहा होता है। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल है, और इसमें अगर वैसे कहा जाता है पोसेट का कोई भी एग्जांपल हो, अगर उसमें कोई और लेस देन इक्वल्स टू के अलावा भी अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है ना, अगर आप उसको लेस देन इक्वल्स टू से ही अगर समझें, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सारी प्रॉपर्टी लेस देन इक्वल्स टू वाली आप चेक करना शुरू हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप उस फॉर्म में अगर उसको रीड करें ना तो ज्यादा इजीली आप बात को समझ सकते हैं। क्योंकि हमेशा आप अगर इसमें नोट करें, आपने शायद बात नोटिस की हो इस वाली एग्जांपल के अंदर, होता यह है कि हमेशा पीछे वाले जो नंबर्स हैं उनका आगे वाले नंबर्स के साथ रिलेशन होगा, लेकिन आगे वाले नंबर्स का पीछे वालों के साथ रिलेशन नहीं होगा। ये आपने ये वाली एग्जांपल में ये बात सही तरीके से ऑब्जर्व की है कि पीछे वाले नंबर का यानी कि 2 का आगे 4 के साथ रिलेशन होगा, 2 का आगे 6 के साथ रिलेशन होगा, 2 का आगे 8 के साथ, एंड अप टू सो ऑन आगे वाले नंबर्स के साथ रिलेशन है अगर है। और लेकिन आगे वाले नंबर्स का पीछे वालों के साथ रिलेशन नहीं है कोई सा। देखें, हम यही कहते हैं ना एंटी सिमेट्रिक में, अगर पीछे वालों का आगे के साथ रिलेशन हो गया तो ऑब्वियसली दूसरी चीज नहीं होगी, कुछ एक चीज होती है एंटी सिमेट्रिक में। आगे वाले नंबर्स है जैसे 4 है, 4 का रिलेशन पीछे वाले किसी भी नंबर के साथ नहीं होगा, पीछे 4 के पीछे 1 2 3 है उनके साथ रिलेशन नहीं होगा। इसी तरह अगर आप 8 के ऊपर आए, 8 के पीछे जितने भी नंबर्स हैं उसके साथ उसका रिलेशन नहीं होगा। तो ये एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है, यानी कि डिवाइड्स का जो सिंबल है वो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो कर रहा है, वो बात तो हम कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि ये जस्ट लाइक लेस देन इक्वल्स टू साइन, लेस देन इक्वल्स टू साइन में भी क्या होता है कि 2 जो है आगे वाले नंबर से लेस है, लेकिन आगे वाले नंबर्स पीछे वाले नंबर से लेस नहीं होंगे। बात को थोड़ा सा विजुअलाइज करें, थोड़ा गौर से सुने। पीछे वाले जो नंबर्स हैं वो आगे वालों के साथ उनका रिलेशन होता है, लेकिन आगे वाले नंबर्स का पीछे वालों के साथ रिलेशन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल यूज करते हैं। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, ताकि आपको थोड़ी सी बात जो मैं कर रहा हूँ वो और ज्यादा सही से क्लियर हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे पास एक सेट दे रहा हूं मैं आपको ए के नाम से, इसमें मैं थोड़े लिमिटेड एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 एंड 9, और रिलेशन आर जो मैं इसके अंदर डिफाइन कर रहा हूँ वो ऐसा रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। मैंने रिलेशन इसमें लेस देन इक्वल्स टू का लिखा है क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू का जो साइन जो है ये फंडामेंटल होता है रिलेशन इसको पोसेट को समझने के लिए। तो ये रिलेशन दिया हुआ डिफाइंड ऑन सेट ए। तो इसमें जो है इसमें जो है आपके पास एक ये जो रिलेशन जो दिया हुआ है, मैं इसको अगेन एंटी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए चेक करूंगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करता हूँ। देखें, मैं अभी आपको बताया कि रिलेशन को आप कोशिश किए करें कि विदाउट राइटिंग ऑल द ऑर्डर पेयर्स आप इसको चेक करने के काबिल हो। अगर मैं अगेन यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स का रिलेशन लिखना शुरू करूँ ना, ऑर्डर पेयर्स लिखना शुरू करूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लेंदी काम हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर्स हैं और पता नहीं कितने ज़्यादा ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और भी काम करना है। तो इसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई से भी सारे एलिमेंट्स, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब का रिलेशन अपने साथ होना चाहिए। वो रिलेशन दिया हुआ क्या है? वो रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू का रिलेशन दिया हुआ है। इक्वल्स टू का सिंबल नहीं होता तो किसी भी एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन नहीं होता, लेकिन इक्वल्स टू के सिंबल की वजह से आप कोई भी एलिमेंट उठा लें फ्रॉम 1 to 9 जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का रिलेशन अपने साथ प्रेजेंट होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये जो लेस देन इक्वल्स टू का साइन है इट इज रिफ्लेक्सिव होगा। और ये रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, हर एलिमेंट अपने से इक्वल भी होता है। तो लेस देन और इक्वल्स, किसी एक चीज होती है ना, लेस होगा या इक्वल होगा, तो हर एलिमेंट अपने से रिलेटेड होगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब आ जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आप ये कहते हो कि कोई से भी दो एलिमेंट्स उठा लें ए और बी जो कि सेट ए के हों, तो हमारे पास ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि अगर ए और बी इक्वल हैं, नॉट इक्वल है, तो एक बात क्लियर नजर आ रही है कि अगर मैं ए जो है बी से छोटा होगा तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता, कोई सा एक होगा। मैंने इधर और का वर्ड यूज किया, या तो ए बी से छोटा होगा या बी ए से छोटा होगा। अब डिपेंड करता है कि ए और बी में नंबर छोटा कौन सा वाला है। वो है, हो सकता है मैं ए का नाम 4 रख रहा हूँ, बी का नाम 2 रख रहा हूँ, तो फिर ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अगर मैं ए का नाम 2 रख रहा हूँ, बी का नाम 4 रख रहा हूँ, तो ये वाली चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई सी एक होगी अगर नंबर्स डिफरेंट है। या दूसरे लफ्जों में ट्रांजिटिव सॉरी एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है कि अगर ए और बी सेम है तो ये उसी वक्त पॉसिबल है कि ए ये भी बी से छोटा होगा एंड बी ये भी ए से छोटा होगा। ये अगर ए और बी इक्वल है तब ये काम होगा, वरना अगर डिफरेंट है तो कोई सी एक चीज प्रेजेंट होगी, दूसरी प्रेजेंट नहीं होगी। ये बात आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। ये मैंने जैसे अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में भी आपको ये बात बताई थी, इसमें दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जितने भी पीछे वाले नंबर्स हैं उनका रिलेशन आगे वाले नंबर्स के साथ तो प्रेजेंट है, लेकिन आगे वाले नंबर्स का रिलेशन पीछे वालों के साथ प्रेजेंट नहीं है। तो 2 का रिलेशन आगे 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 4 का 5 के साथ है, इसी तरह 3 का आगे 6 5 7 आगे सबके साथ है। लेकिन आगे वाले जो नंबर्स हैं उनका रिलेशन पीछे वालों के साथ नहीं है। तो 2 का रिलेशन 3 के साथ है, लेकिन 3 का रिलेशन 2 के साथ नहीं है। ये आप समझ लें एक तरीके की यकतरफा दोस्ती होती है कि जो है तुम मेरे दोस्त हो लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो ये वही वाली चीज है। मतलब एक बंदा दूसरे का दोस्त है लेकिन दूसरा वाला उसका दोस्त नहीं है, तो मतलब यकतरफा दोस्ती होती है ना, तो ये वही चीज है। तो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक का मतलब ही यही है कि एक साइड पे जाओगे दूसरी साइड पे नहीं आएगा। तो इसलिए आप कोई सा भी आप रिलेशन उठा लें, पीछे डिवाइड की मैंने बात की, डिवाइड में भी एक चीज आपको नजर आ रही है कि पीछे वाला नंबर आगे वाले नंबर्स को तो डिवाइड करेगा अगर कर रहा है तो, लेकिन आगे वाला नंबर पीछे वाले को डिवाइड नहीं कर रहा। तो एक तरीके से वही लेस देन इक्वल्स टू वाली काम होता हुआ नजर आ रहा है ना, कि लेस वाला पीछे वाला नंबर आगे वाले से लेस है लेकिन आगे वाला पीछे वाले से लेस नहीं, वही काम डिवाइड में भी हो रहा। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ये होता है ट्रांजिटिव में मैं 3 नंबर्स ले लेता हूँ कोई से भी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, और मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन
मतलब इसको आप इस तरह से लिखें, इफ a is less than equals to b and b is less than equals, sorry, less than, and b is less than equals to c, तो इसका मतलब ये होगा कि a का रिलेशन b के साथ है, b का रिलेशन c के साथ है, तो यानी कि a का रिलेशन c के साथ होगा। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी है, ये तो आप अक्सर बल्कि एलिमेंट्री क्लासेस से आप ये बात पढ़ रहे हो भाई। टू जो है, अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं, वैसे तो ये चीज प्रूव हो चुकी है, लेकिन क्लियर कट एग्जांपल है ये तो। मतलब प्रूव है इसका, क्लियर कट ये है कि ए अगर बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा होगा। आपको मैंने एग्जांपल पीछे लास्ट क्लास में भी जब ट्रांजिटिव पढ़ाया तो उस वक्त भी दी थी, दोबारा दे देता हूँ। घर में तीन भाई हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। तो अगर ए जो है सबसे छोटा भाई है, जो कि अपने मंझले भाई से छोटा है, और मंझला भाई जो है अपने सबसे बड़े भाई से छोटा है, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा वाला भाई जो है वो सबसे बड़े वाले से भी छोटा होगा। तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है। आप ये समझ लें कि किसी घर में 9 भाई हैं, तो आपके पास ये 9 भाइयों का आपस में क्या रिलेशन होगा? हर छोटा वाला भाई जो है वो आगे वालों से तो छोटा होगा, लेकिन जो बड़ा भाई है वो अपने पीछे वालों से छोटा नहीं हो सकता। मतलब आगे वाला जो नंबर है उसका पीछे वालों से रिलेशन नहीं है। इसका मतलब है कि आगे वाला जो भाई है, जो बड़ा है, वो अपने छोटे भाइयों से छोटा नहीं हो सकता। मतलब छोटा का मतलब लेस देन साइन, मतलब आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से लेस नहीं हो सकता। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि मेरे पास ये चीज हो रही है, तो मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास सेट ए जो है विद रिस्पेक्ट टू लेस देन इक्वल्स टू साइन, दिस इज अ पोसेट। और ये एक बहुत ही फंडामेंटल सी एग्जांपल होती है। आपको कोई भी पोसेट दिया जाए, कोई भी पोसेट हो, तो आप उसको अगर लेस देन इक्वल्स टू से अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड लेस देन इक्वल्स टू से करने का बोल रहा हूँ, उस पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस पर प्रॉपर्टी भी लेस देन इक्वल्स टू की लगाना शुरू हो जाए, लेकिन जस्ट लाइक जिस तरह लेस देन इक्वल्स टू में वर्किंग होती हुई नजर आ रही है कि पीछे ये वाले वर्ड जो मैं बार बार यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे एक डायग्राम आपको पढ़ानी है, उसमें ये बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है। इसलिए मैं ये वाली वर्डिंग जो जुमला सेंटेंस है बार बार बोल रहा हूँ कि पीछे वाले नंबर्स का रिलेशन आगे वालों के साथ होगा, लेकिन आगे वालों का पीछे वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। पोसेट में हमेशा ये होगा, अगर कोई एलिमेंट आपको पता चल जाए पोसेट है, तो ये हमेशा ये चीज आपको सेटिस्फाई होती हुई नजर आएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि ले लेता हूं, मेरे पास एक सेट ए दिया हुआ है। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। पावर सेट समझते हैं। मैंने इसके ऊपर एक पावर सेट डिफाइन किया। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट के बारे में आपको पता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पी ऑफ ए के मीनिंग आपको पता है कि इसमें आएगा 5 और ए, और बी आएगा, सी आएगा। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स मतलब सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं उन सबको लिस्ट कर दें। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ करना क्या है इसमें। पहले मैं आपको थोड़ा सा लिख दूं मैं इधर। अब आपके पास 2 वाले आएंगे, ए बी आएगा, और इसके अंदर आपके पास ए कॉमा सी आएगा एंड बी सी आएगा, और इसी तरह से एक रह गया बस ए बी सी। इसको अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास टोटल 8 हो जाएंगे। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम्पल, ये बात माइंड में बिठा लें। मैं इसको लिख रहा हूँ कि मेरे पास एक चीज लिखिए ए कॉमा बी, और एक इस फॉर्म में लिखिए ए कॉमा बी। देयर इज वेरी मच डिफरेंट, मतलब बिल्कुल डिफरेंट चीजें दोनों। इनको सेम नहीं मानिएगा। इसके जब आप ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं, इसका मतलब है कि ए का रिलेशन बी के साथ मौजूद है, जबकि इसका मतलब है कि आप एक सेट की बात करें। एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी।
और इसका मतलब है कि ए और बी का रिलेशन है, ए का रिलेशन बी के साथ है। दोनों बातों में फर्क है, ये सेट के एलिमेंट्स हैं और ये जो है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर उस वक्त लिखा जाता है जब उनके दरमियान रिलेशन होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके पास सेट में मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ए कॉमा बी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बी कॉमा ए की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एक चीज ही लिखूंगा, दोनों में के मीनिंग सेम होते हैं, मेरी मर्जी जो पहले लिखूं। लेकिन इसमें मीनिंग फर्क हो जाते हैं। ए का रिलेशन बी के साथ अगर मैं यहाँ पे बी कॉमा ए लिख दूंगा तो मुझे पता है कि ये दोनों भी सेम नहीं रहते, ये नॉट इक्वल टू साइन बनाया मैंने। तो ये दोनों सेम नहीं रहते। ए का रिलेशन बी के साथ इसमें मैं यू पढ़ूंगा और इसमें पढ़ूंगा बी का रिलेशन ए के साथ। तो दोनों बातों में फर्क है, जबकि इसमें मैं मानूंगा ये दोनों चीजें सेम है। तो अब जो है वापस आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। मैं रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूँ। रिलेशन आर मैंने कहा कि इसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि सबसेट, समझते हैं ना, एक्स जो है वो सबसेट होगा वाई का। और ये रिलेशन आर आपको पता हमेशा किसी सेट पे डिफाइन होता है। रिलेशन आर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ए के ऊपर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलेशन आर को डिफाइन कर रहा हूँ पावर सेट पे डिफाइन कर रहा हूँ, पावर सेट ऑफ ए। तो मतलब इधर ए का बस इतना रोल था, सेट ए का रोल बस इतना था कि उससे पावर सेट बना लिया। अब जो है आप एक्चुअली जो देखोगे पावर सेट को देखोगे तो पावर सेट में कोई से भी दो एलिमेंट्स उठा लो, ऐसे उठाओ कि सच दैट वो सबसेट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो। ये जो सेट है, सेट जिसके ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ ए आ रहा हो, वो सबसेट बी का हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। ये सबसेट, ये जो है सेट आगे सी का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सेट ए जो है इस ए बी का सबसेट होगा, ये सेट ए जो है ए सी का भी सबसेट होगा, ये सेट ए जो है इस वाले सेट ए बी सी का भी सबसेट होगा। सिमिलरली आगे बी को भी आप इस तरह से देख सकते हैं। नल सेट के बारे में हमें पता है, जैसे सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, कोई भी सेट उठा लें, ये नल सेट उसका सबसेट होता है। अब आते हैं हम इसमें पोसेट चेक करना है कि वेदर दिस आर इज पोसेट और नॉट। तो मैं इसको चेक करने के लिए मुझे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही चल रही है, इस आर पोसेट। आपको ये पोसेट चेक करना है कि वेदर दिस इज पोसेट और नॉट। तो पोसेट चेक करने के लिए सबसे पहले आप करोगे इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक। अगेन मैं जस्ट लाइक प्रीवियस टू एग्जाम्पल्स, मैंने उनमें भी एक जर्नल प्रूफ किया था विदाउट राइटिंग ऑर्डर्ड पेयर्स वगैरह। इसमें भी एक जर्नल फॉर्म में ही प्रूफ करूंगा विदाउट राइटिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मैं कोई से भी दो एलिमेंट उठा, एक एलिमेंट रिफ्लेक्सिव के लिए तो एक ही चाहिए होता है, कोई सा भी एलिमेंट उठा लूंगा। वो एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए? ऑब्वियसली वो आर से, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन होता है ना, उस सेट से आप एलिमेंट उठाते हो। तो रिलेशन डिफाइन है पावर सेट के ऊपर, तो मैं एलिमेंट भी कहां से उठाऊंगा? पावर सेट से उठाऊंगा। मैं कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लूं पावर सेट से। मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी एलिमेंट हो, अपना हर एलिमेंट अपना सबसेट होता है। आप एक चीज पर दो तरह के सबसेट पढ़ते हो, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। मैं अगर आपसे कहूं कि एक सेट उठाए ए बी, मुझे बात पता है कि वो हर सेट अपना भी सबसेट होता है, ए बी का भी सबसेट है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब इधर आपको ये नजर आ रहा है कि ये हर सेट जो है अपना सबसेट होता है। तो इसी तरह से ये मैंने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखी, नजर आ रही है क्लियरली कि हर एलिमेंट अपना सबसेट होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका सबसेट वाला रिलेशन है, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है। अब जो है मैं अब आता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एंटी सिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए भी आप दो एलिमेंट्स ले लेंगे। एक एलिमेंट आप लेंगे, इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स आप पावर सेट से ही उठाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये बिलोंग करेंगे पावर सेट से। एक्स और वाई के नाम से मैंने दो एलिमेंट्स उठा लिए पावर सेट के।
ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेट ए है, जैसे ये वाला सेट है, ये सेट जो है आगे ए बी का सबसेट होगा, लेकिन ये ए बी जो है पीछे वाले का सबसेट नहीं होगा। इसमें भी आपको ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती नजर आ रही है कि पीछे वाले एलिमेंट्स का आगे वालों के साथ रिलेशन है, लेकिन आगे वालों का पीछे वालों के साथ रिलेशन नहीं है। मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा, पीछे वाली डायरेक्शन में नहीं आ सकता। फाई जो है, ये एम्प्टी सेट जो है वो आगे वाले सेट्स का सबसेट है, लेकिन आगे वाले जो सेट्स हैं वो पीछे फाई का सबसेट नहीं हो सकते। तो यानी कि मुझे में नजर आ रहा है कि अगर एक्स और वाई दो डिफरेंट सेट्स उठा लूं, ये एक्स और वाई जो है ना, ये खुद एक सेट है। ये पावर सेट के एलिमेंट्स और पावर सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो खुद एक सेट होते हैं। मतलब आप पावर सेट कैसे क्या है, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो मतलब सबसेट क्या है, वो भी एक सबसेट ही होता है ना। तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक तरीके का खुद अपना एक सबसेट होता है। तो एक्स और वाई अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर एक्स जो है सबसेट ऑफ वाई का, तो अगर ये आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, कोई सी एक चीज होगी। वाई या तो एक्स का सबसेट होगा या एक्स वाई का होगा। अब डिपेंड करता है आप एक्स क्या ले रहे हो, वाई क्या ले रहे हो सकता है आप एक्स को एम्प्टी सेट ले लो और वाई को आप ए मान लो, सेट ए। या फिर आप हो सकता है कि वाई का नाम फाई रख रहे हो और एक्स का नाम सेट ए रख रहे हो। तो ये डिपेंड करता है आप नाम क्या दे रहे हो उनको। तो किसी एक चीज प्रेजेंट होगी जब ये दोनों डिफरेंट है। या फिर दूसरे लफ्जों में आप ये कहोगे कि अगर एक्स और वाई आर सेम थिंग्स, देन ये एक्स भी वाई का सबसेट, ये चीज भी आएगी, और वाई जो है ये भी सबसेट होगा एक्स का, ये भी आएगा इसके अंदर। तो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। मैं ये बात लिख सकता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर ये जो है दिस इज सेटिस्फाइंग एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। दो प्रॉपर्टीज मैंने करवा दी, थर्ड प्रॉपर्टी पे मैं जा रहा हूँ। तो इसमें अभी तक जो मुझे बात नजर आ रही है, वो वाली प्रॉपर्टी जो लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन था, वो वाला काम इधर भी होता हुआ नजर आ रहा है कि पीछे वाले एलिमेंट्स का आगे वालों के साथ रिलेशन है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ रहा। फॉरवर्ड में जरूर जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड नहीं आ रहा। फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड नहीं आ रहा। तो अब मैं आता हूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं तीन एलिमेंट्स उठा लूँ। कहाँ से उठाऊंगा, ऑब्वियसली मैं पावर सेट के ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ रिलेशन को, तो पावर सेट से ही मैं उठाऊंगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर x जो है, x y z ये खुद क्या है, ये खुद एक सेट है। तो अगर x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन z का साथ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि x का रिलेशन z के साथ होगा। इस चीज को आप अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। वैसे तो ये प्रूव हो चुकी है, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये वैसे बात प्रूव हो चुकी है कि भाई ये जो आपका सबसेट है ना, दिस इज सेटिस्फाइंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पुसेट भी आप लोग प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर दिस इज अ पुसेट। सारी कंडीशन इधर सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है, जस्ट लाइक लेस देन इक्वल्स टू साइन एंड डिवाइड्स के साइन, ये भी पुसेट है। मैं आपको फिर भी ट्रांजिटिव समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए मेरे पास एक सेट मैंने उठाया ए के नाम से, एक सेट मैंने उठाया फॉर एग्जांपल ए सी के नाम से, और ये उठाया एक और ए बी सी के नाम से। ये ऐसे ही है जैसे आप सेट एक्स की बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे सेट वाई की बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही है जैसे सेट जेड की बात कर रहे हैं। मैंने आपको इधर बोला है ना कि एक्स वाई जेड ये खुद एक सेट्स है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मुझे एक बात नजर आई है कि ए जो है ये सबसेट है ए सी का, नजर आ रहा है क्लियरली। सबसेट का होपफुली आप लोग को पता होगा मतलब क्या होता है। इसी तरह से एंड मुझे इसमें एक बात और नजर आई है कि एसी जो है, ये एसी जो है ये सबसेट है एबीसी का। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मुझे एक बात नजर आ रही है कि ए एसी का सबसेट है और एसी एबीसी का सबसेट है, तो इसका मतलब है ए भी एबीसी का सबसेट होगा। तो यानी कि इट इज सेटिस्फाइंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मैंने एक एग्जांपल दी आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, तो इस तरह से और भी आपको एग्जांपल देख सकते हैं कोई सी भी उठा के कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी।
एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक सेट दिया हुआ फॉर लेट सपोज 1 2 3 4 एंड चलें 5 भी ले लेते हैं। और रिलेशन आर जो है मैं डिफाइन कर रहा हूँ आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि लेस देन इक्वल्स टू साइन इज फॉर्मिंग अ पोसेट। पीछे हमने एग्जांपल दिया कि लेस देन इक्वल्स टू साइन पोसेट फॉर्म करता है। बस सेट थोड़ा डिफरेंट था लेकिन उसमें नंबर ज्यादा थे, इसमें नंबर कम है। तो मतलब हमने प्रूव कर ली एक बार जनरली कि भाई ये पोसेट फॉर्म करता है लेस देन इक्वल्स टू साइन। तो बार बार ये बात प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं इधर करना ये चाह रहा हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप ऐसा करें कि इधर जो है ये जो प्रोसेट तो फॉर्म कर रहा है इस रिलेशन का डायरेक्टेड ग्राफ बना दें। और डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में हमने ये बात स्टडी की, थोड़ी बातों को गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं जो चीजें जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करवाने जा रहा हूँ उसमें यूज होंगे। इधर आप पोसेट के बारे में ये कहते हो कि पोसेट में होता ये है कि पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका आगे वालों के साथ रिलेशन होता है लेकिन आगे वालों का रिलेशन पीछे वालों के साथ नहीं होता। मतलब या फिर इसको इस तरह से कह लें ज्यादा बेटर है कि एक डायरेक्शन में होगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिलेशन होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन में रिलेशन होगा, दूसरे दोनों डायरेक्शन में नहीं होता है। ये पोसेट में एक ऑब्जर्वेशन है हमारी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं मुझे लेस देन इक्वल्स टू का साइन नजर आ रहा है। लेस देन इक्वल्स टू साइन का मतलब यही है कि आपका रिलेशन जो है पीछे वाले नंबर्स हैं उनका आगे वालों नंबर्स के साथ रिलेशन होगा लेकिन आगे वाले नंबर्स का पीछे वालों के साथ रिलेशन नजर नहीं आ रहा। तो ये एक बेसिक सी बात है जो मुझे इधर क्लियरली नजर आ रही है। देखिए अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाए। डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता वर्टिसेस की प्लेसमेंट के हवाले से। आप जिस जो वर्टेक्स जहां पे दिल चाहे बना दीजिए, कोई उसमें मसला नहीं होता। लेकिन एक चीज है जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है, एक प्रिंसिपल एक मेन पॉइंट जो नजर आ रहा है। अगर आप उस पॉइंट का ख्याल करते हुए डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि डायरेक्टेड ग्राफ जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाए, कुछ और भी बन सकता है। लेकिन मैं आगे जाके इसी डायरेक्टेड ग्राफ को एक नई डायग्राम में कन्वर्ट करना चाहूंगा, इसलिए मैं इस बात को फोकस कर रहा हूं कि पीछे वाले एलिमेंट्स का आगे वाले एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है। तो जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होता है, सबसे छोटा एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को मैं डायरेक्टेड ग्राफ में सबसे नीचे वाली पोजीशन दे देता हूं। यानी कि ये वो एलिमेंट है जो कि जिसका रिलेशन आगे सबके साथ है। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा लो लेवल का जो एम्प्लॉय होता है ना, जैसे कहते हैं आपका होम स्टाफ जो होता है, होम मतलब डोमेस्टिक स्टाफ कहना चाहिए, सॉरी। डोमेस्टिक स्टाफ जो है वो बेचारा जो है वो सभी उसकी खिंचाई कर रहे होते हैं, सभी उसकी खिंचाई कर रहे होते हैं, सबसे निचले तबके का आदमी है। तो सबसे नीचे का जो आदमी है वो, इसलिए मैंने उसको सबसे लीस्ट बना दिया कि ये जो इसके ऊपर जो इसका इंचार्ज होगा वो भी इसको सुना रहा होता है, इसके ऊपर जो इंचार्ज होगा वो भी बेचारा इसको सुना रहा होता है, इसके ऊपर वो भी इसको सुना रहा होता है, ये भी इसको सुना रहा होता है। तो मतलब ये सबसे ज्यादा लो लेवल का एक शख्स है बेचारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि सबको जवाब दे है। यानी कि ये जो 1 है ये आगे 2 को भी जवाब दे, 3 को भी जवाब दे, 4 5 सबको जवाब दे। तो इसलिए मैंने इसको कहा भाई इसको सबसे नीचे ही रखो। तो जैसे जैसे उसकी बंदों की पोजीशंस बढ़ती जाएंगी मैं उनको ऊपर की प्लेसमेंट्स देता जाऊंगा। मतलब मैं इस हायरार्की को फॉलो कर रहा हूँ। डायरेक्टेड ग्राफ में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, अगेन बता दूं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए काम कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें जो नेक्स्ट डायग्राम में यही प्रिंसिपल यूज करता हूँ। तो इसके बाद इसका इंचार्ज है 2, और 2 जो है आगे फर्दर जवाब दे 3 को, 3 आगे फर्दर जवाब दे 4 को, एंड 4 आगे फर्दर जवाब दे है 5 को। तो मैंने इस हायरार्की का ख्याल रखते हुए इन तमाम की प्लेसमेंट्स की हैं।
ये सब वन जो है सबको जवाब दे, टू आगे के पीछे सबको जवाब दे, लेकिन टू पीछे वन को जवाब दे नहीं है। मतलब ये जो इसके नीचे जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है, टू के नीचे जो एम्प्लॉय है, वो इसको नहीं पूछेगा। मतलब ये इसको नहीं पूछेगा कि भाई तुमने ये काम किया या क्यों नहीं किया। ये वन नहीं पूछ सकता टू से, टू वन से पूछ सकता है लेकिन वन टू से नहीं पूछ सकता। तो यानी कि वन का रिलेशन मुझे नजर आ रहा है टू के साथ है, टू का रिलेशन थ्री के साथ नजर आ रहा है, थ्री का रिलेशन फोर के साथ नजर आ रहा है, और फोर का रिलेशन फाइव के साथ नजर आ रहा है। लेकिन इसी तरह से वन का रिलेशन थ्री के साथ भी है, वन का रिलेशन टू के साथ मैं फॉर्म कर चुका हूं। वन वन का रिलेशन थ्री के साथ भी है, और सिमिलरली वन का रिलेशन फोर के साथ भी है, एंड वन का रिलेशन फाइव के साथ भी है। अच्छा, इसी तरह से टू का रिलेशन थ्री के साथ आप ऑलरेडी फॉर्म कर चुके। टू का रिलेशन फोर के साथ भी है, कौन सा रिलेशन, लेस देन इक्वल्स टू का, और टू का रिलेशन फाइव के साथ भी बन रहा है। इसी तरह से अब आप आए थ्री का रिलेशन, वो भी फाइव के साथ बन रहा है, तो आपने एक ये फिगर बना दी। अब देखें वन का रिलेशन अपने साथ भी, क्योंकि इधर इक्वल्स टू का साइन भी आ रहा है, तो मतलब हर कोई अपना एहतसाब भी कर सकता है कि भाई उसका रिलेशन अपने साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो ये सेल्फ वो है, सेल्फ रिलेशन हर एक का अपने साथ रिलेशन मौजूद है। थ्री का रिलेशन थ्री के साथ है, फोर का रिलेशन फोर के साथ है, और फाइव का रिलेशन फाइव के साथ है। तो ये आपने डायरेक्टेड ग्राफ बनाया। एक अजीब व गरीब किस्म की, आपको एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की शक्ल नजर आ रही है। अब बंदे का एक्सपीरियंस से होता है कि ये सारी चीजें देख लेता है कि सारे आपने एरोस बनाए या नहीं बनाए। लेकिन बहरहाल मेरे पास अभी कहने को सिर्फ 5 थे। अगर मैं और ज्यादा एलिमेंट्स 9 वाला बना लेता जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया, तो आप देखते कि ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। तो हम इसी फिगर को थोड़ा सा आसान करना चाह रहे हैं। हम इसलिए अब डिफाइन करते हैं, एक और फिगर होती है जिसका नाम होता है हैश डायग्राम। ये हैश डायग्राम क्या होती है, क्या करती है, किस तरह से बनती है, हम अब इसको डिस्कस करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, पॉइंट्स को ख्याल रखते हुए हैश डायग्राम बनाई जाती है। नंबर पहला पॉइंट कि हैश डायग्राम इज मेड ओनली फॉर पोसेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ पोसेट्स के लिए होती है। कुछ लोग जब हैश डायग्राम पढ़ लेते हैं तो समझते हैं कि ये आसान है, तो भाई हर एक के लिए बना दो। ऐसा नहीं है। दिस हैश डायग्राम इज मेड ओनली फॉर पोसेट्स, नंबर वन। नंबर टू, ये जो हैश डायग्राम आप बना रहे हो, ये हैश डायग्राम जो है, हैश डायग्राम एक पोसेट्स के लिए एक बात हो गई। दूसरी बात, आप ये कह रहे हो जब ये पोसेट्स के लिए, तो हमने पोसेट में एक बात ये नोटिस की है, खास तौर से बार बार मैंने इस बात को रिपीट किया अपने लेक्चर में, कि पीछे वाले एलिमेंट्स का रिलेशन आगे वालों के साथ होता है। तो इसमें हमेशा हैश डायग्राम में आप जो रीड करते हैं डायग्राम को, वो हमेशा फ्रॉम बॉटम टू टॉप करते हैं। हमेशा आप जो फिगर बनाना शुरू करेंगे, वो फिगर फ्रॉम लीस्ट एलिमेंट से बनाना शुरू करेंगे, और लीस्ट एलिमेंट को प्लेस किया जाता है बॉटम पे। हमेशा ये बॉटम से टॉप पे मूव की जाती है। ये पहली बात मैंने की है कि हैश डायग्राम हमेशा बॉटम टू टॉप जाती है। लिस्ट एलिमेंट सबसे नीचे आता है, देन उसके ऊपर जो बंदा है वो आता है, फिर उसके ऊपर जो बंदा है वो आता है। इस तरह से आप इसको फॉर्म करते हैं। दूसरी बात ये बातों को बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रिंसिपल्स अगर आपको सही से आते हैं तो फिर आप हैश डायग्राम सही बना लेंगे, वरना फिर आप लोग गलती करेंगे। एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है आसान चीज, लेकिन इन पॉइंट्स का ख्याल रखना जरूरी है। दूसरी बात इसके अंदर ये होती है कि आपने जब ये बात बोल दिया कि हमें पढ़ना ही कैसे बॉटम टू टॉप है, तो यानी कि इसमें एरो बनाने की जरूरत क्या है।
तो इसे हम कहते हैं इसके अंदर जो एजेस होती हैं ये अनडायरेक्टेड एजेस होती हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में आप डायरेक्टेड एजेस बनाते हैं, इसमें अनडायरेक्टेड एजेस बनाते हैं। इसके अंदर कोई भी एज पे डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि आपने एक दफा बोल दिया पहले पॉइंट के अंदर के आपको पढ़ना ही बॉटम टू टॉप है, तो फिर आपको एजेस में डायरेक्शन शो करने की जरूरत भी नहीं है। एक बात हो गई, दो बातें हो गई। तीसरी बात यह कि आप जो इसके अंदर एजेस बनाओगे वो एजेस जो है कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं बन सकती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बॉटम टू टॉप नहीं जा रहे, वो तो एक सेम प्लेसमेंट हो गई। तो बॉटम टू टॉप जाना है तो यानी कि आपके पास वर्टिसेस जो है एक के बिल्कुल दूसरा ऊपर होना चाहिए, या तो ये चीज हो, ये चलेगा, या फिर आपके पास एक इधर हो तो दूसरा इधर हो। एंगल के साथ जा सकता है, लेकिन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो ये चीज इसके अंदर नहीं होती है। इस तरह की दो चीजें जरूर आ सकती हैं। ये भी आप इसमें क्या करोगे, पहले ये वाली एज को रीड करोगे, वर्टेक्स को रीड करोगे, इस वर्टेक्स का इसके साथ रिलेशन है, एरो बनाने की जरूरत नहीं है, एरोस रिमूव कर दी जाती है इसके अंदर। या फिर आप कहोगे कि इसका रिलेशन इस वाले के साथ है। कभी भी हॉरिजॉन्टल एज हैश डायग्राम के अंदर नहीं बनाई जाती है। ये मैंने तीन बातें आपके सामने रखी, और चौथी और आखिरी बात कि इसके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने ये बात बोल दी है कि ये पोसेट है। तो जब ये पोसेट है तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसके अंदर जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होगी, रिफ्लेक्सिव भी होगी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को है डायरेक्टेड ग्राफ में जो आप लूप बनाते हैं टू रिप्रेजेंट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, उसको भी रिमूव कर दीजिए, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो बन रही है डायरेक्टेड ग्राफ में उसको भी रिमूव कर दें। तो अब जो आपके पास रिजल्ट में शक्ल बनेगी वो शक्ल आप देखेंगे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। मैं करता ये हूं कि इसी है डायरेक्टेड ग्राफ को हैश डायग्राम में कन्वर्ट करता हूं। हैश डायग्राम का पहला प्रिंसिपल मैंने कहा था कि बॉटम टू टॉप जाना। तो ये जो मैंने डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है ये मैंने इसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए बनाया है कि सबसे लीस्ट दर्जे का आदमी कौन था, 1 था, देन 2 आ रहा था, देन 3 आ रहा था, देन 4 आ रहा था, देन 5 आ रहा था। हमेशा बॉटम टू टॉप जाता है। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, और 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन 5 के साथ है। अब देखते हैं कि इसमें मेरे पास सारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए। मैंने कहा है कि इसके अंदर बॉटम टू टॉप जाते हैं, ये बात हो गई। दूसरी बात मैंने ये कही कि भाई इसके अंदर जो है ना आपके पास अनडायरेक्टेड एजेस होती हैं, डायरेक्शंस नहीं होती हैं। डायरेक्शन आपको कहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही, एरो कहीं नहीं बनाया मैंने। और तीसरी बात मैंने की कि इसके अंदर कोई हॉरिजॉन्टल एज नहीं होती, या तो वर्टिकल एज हो या फिर कोई एंगल बना रही हो, किसी एक इनमें से ये दोनों चलती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं चलती। तो ये दोनों चीजें भी हो रही हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसमें मैंने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज को रिमूव कर दिया। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कैसे पता चलती है, बाय लूप से पता चल रही होती है। लूप्स मैंने रिमूव कर दिया इसमें से, ये भी रिमूव हो गया। ट्रांजिटिव भी रिमूव हो गई। कैसे रिमूव हुई आप देख सकते हैं। ट्रांजिटिव में आपको कुछ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज लिख के दिखाता हूँ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है। तो इट इम्प्लाइज कि 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा, और ये मौजूद है, हमें पता है पोसेट है, मौजूद है। आपको नजर आ रही है कि भाई 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 के रिलेशन 3 के साथ है, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ। तो ये वाली जो एरो जा रही है फजूल में जा रही है। आपको पता है कि भाई ये 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसमें मौजूद होगी। तो 1 से 3 पे जो एक एज है इसको आप कर दीजिए रिमूव। जो चीज अंडरस्टूड है उसको रिमूव कर दिया। हमें पता है भाई जब ये कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्ट हुआ हुआ है, 2 3 से कनेक्ट हुआ हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 भी 3 से कनेक्ट हुआ हुआ होगा। तो बॉटम टू टॉप पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है ना। 1 और 3 अगर हॉरिजॉन्टल होते हैं हाँ भाई फिर मैं कहता कि कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये उसके ऊपर ही मौजूद है, तो इसलिए मैं कहूंगा देयर इज अ रिलेशन, तो ये रिमूव कर दिया। इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ था, और तो 1 का रिलेशन 4 के साथ होना चाहिए, ये भी आपने रिमूव कर दिया। इस तरह से बहुत सारे रिमूव करेंगे हम। 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन फर्दर 4 के साथ एक एज जा रही थी, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 1 का रिलेशन 4 के साथ होना चाहिए।
ये एक एज जा रही थी, फजूल में जा रही थी, तो हमने क्या किया कि उस एज को रिमूव कर दिया। मैंने शायद एक किया ये कि 1 से 3 पे 2 एज गलती से बना दिए। ये सही कर लीजिएगा। बहरहाल 1 और 4 पे एक एज जा रही थी, फजूल में जा रही थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी रिमूव कर दी जाती, हमने उसको भी रिमूव कर दिया। इस तरह से और भी बहुत सारी आप हैं, जितनी भी आपको ये एक्स्ट्रा एरोस नजर आई थी, ये सारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज थी। तो हमने वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज को रिमूव कर दिया, क्योंकि अंडरस्टूड है दिस इज ओनली फॉर जब पोसेट है, तो पोसेट में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपने हेल्थ डायग्राम बना ली इसकी। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के मुकाबले में ये रीड करना आसान है। अगर आपको पता चल जाए कि भाई ये जो रिलेशन गिवन है दिस इज अ पोसेट, तो उसके लिए हेल्थ डायग्राम बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं जिसमें डिवीजन वाले काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिया हुआ 1, 2, 5, 10 एंड 15 एंड लेट्स से 24, और रिलेशन आर जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डेट रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू, और ए डिवाइड्स बी। मैं इधर सबसे पहले अगर आपसे कहता कि यार डायरेक्टेड ग्राफ बनाओ, तो डायरेक्टेड ग्राफ तो आप लोग बना ही लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम अब मैंने पीछे वाली जो एग्जांपल थी उसमें हैश डायग्राम जो है बनाई ऐसे थी कि डायरेक्टेड ग्राफ को हैश डायग्राम में कन्वर्ट किया था। लेकिन मेरे पास अब जो क्वेश्चन, ये जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूं, मैं इस एग्जाम्पल के अंदर डायरेक्टली हैश डायग्राम बनाऊंगा विदाउट मेकिंग डायरेक्टेड ग्राफ। इसकी डायरेक्टली हम हैश डायग्राम बनाते हैं। देखिए मैंने आपको कहा है कि सबसे लीस्ट एलिमेंट जो कि सबको जवाब दे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको सबसे नीचे रखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इसके ऊपर दो बंदे हैं, 2 और 5। 2 और 5 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि 2 5 को डिवाइड नहीं करता है, ना 5 2 को डिवाइड करता है। जो सेम लेवल के बंदे हैं, मतलब दो बंदे ऐसे हैं जो इसके इंचार्ज हैं, 1 के इंचार्ज है भाई दोनों ना, 2 और 5 दोनों एक दूसरे को जवाब दे नहीं है। लेकिन 1 जो है ऐसा बंदा है जो कि 2 को भी जवाब दे है, 5 को भी जवाब दे। जो सेम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं उनको सेम पहले उसमें अलाइन करते हैं, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल एज तो बनानी नहीं है, तो इनको सेम पोजीशन पे रखते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली इनको प्लेस करते हैं। अच्छा, फिर ऊपर आप मूव करें, आप इसमें देखें, ये देख सकते हैं कि 5 के बाद 10 आ रहा है, तो 5 के बाद 10 आ रहा है, तो मैं 10 को 2 के ऊपर प्लेस करूं या 10 को 5 के ऊपर प्लेस करूं। सो 10 शुड बी प्लेस 5 के ऊपर। और अगर मैं इसका 2 के साथ रिलेशन बनाना चाह रहा हूं, तो मैं करूंगा ये कि मैं इसकी डायरेक्शन इस फॉर्म में बना सकता हूं। मैंने पीछे वो आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल एज अलाउ नहीं है, लेकिन इसके अंदर किसी एंगल के साथ एज बना सकते हैं, तो ये चीज सही है। 2 का रिलेशन 10 के साथ है। अब आगे मूव करें। आगे मुझे एक और नंबर नजर आ रहा है जिसका नाम है 15। 10 और 15 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं 10 और 15 का लेवल सेम मानूंगा, क्योंकि 10 जो है पीछे 5 से रिलेटेड है भी है, 1 से भी रिलेटेड है, और 15 के बारे में कहें तो वो भी पीछे दो नंबर से रिलेटेड है। यानी कि 15 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 एक नंबर ऐसा है जो कि 5 को भी जवाब दे, 15 को भी जवाब दे। 1 एक ऐसा नंबर भी है जो कि 5 को भी जवाब दे, 10 को भी जवाब दे। तो यानी कि 10 और 15 दोनों का लेवल सेम है। दोनों का लेवल सेम इसलिए है क्योंकि इन दोनों के अंडर में दो बंदे आ रहे हैं। 10 के अंडर में भी दो बंदे 5 और 1 आ रहे हैं, 15 के अंडर में भी दो बंदे आ रहे हैं 1 और 5 के नाम से। तो इन दोनों का लेवल मैंने कहा सेम है। अब आ जाए 24 के ऊपर। 24 जो है मैं इसको 2 के इधर मैं फॉर्म करूंगा, क्योंकि 24 एक ऐसा नंबर है जो कि ना 10 से रिलेटेड, ना 10 का रिलेशन 24 से है, ना 15 का रिलेशन 24 से है। तो 2 का रिलेशन 24 के साथ है। तो 24 के नीचे भी दो बंदे आ रहे हैं, 10 के नीचे भी दो बंदे आ रहे हैं, 5 के नीचे 15 के नीचे भी दो बंदे आ रहे हैं। तो 24 10 15 इनका लेवल सेम है। जिनका लेवल सेम होता है उनको अलाइन एक ही लाइन के अंदर करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एज तो बनानी नहीं है, मतलब सही नहीं है, अलाउ नहीं है हॉरिजॉन्टल एज बनाना। तो ये आपने हैश डायग्राम बना ली।
अगर मैं इसी की अगर मैं आपको कहता ना कि डायरेक्टेड ग्राफ बनाए, तो आप डायरेक्टेड ग्राफ देखते हैं कि अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का बनता, लेकिन आपको हैश डायग्राम नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा इजीली आपने बना। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, मैं डिवीजन वाली ही एग्जांपल आपको एक और दे रहा हूँ। ए आपको दिया हुआ है, लेट्स से 1 2 3 6 एंड लेट्स से 8 एंड 12 चले और 18, और यही डिवाइड वाली रिलेशन है कि ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। तो लेट्स मेक इट्स डायरेक्टेड ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास जो लीस्ट एलिमेंट है दैट इज 1। 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि तमाम आगे के नंबर्स को डिवाइड करेगा। देन अगर आप बात करें दो एलिमेंट्स और हैं जो कि 2 है और 3 है। 2 और 3 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं इनको सेम पोजीशन में रखूंगा क्योंकि इनका लेवल सेम है। 1 जो है ये भी 2 को जवाब दे और 1 जो है 3 को भी जवाब दे। जवाब दे का मतलब है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3। अब इसके बाद आगे मूव करें, अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी 2 का रिलेशन 6 के साथ भी है और 3 का रिलेशन भी 6 के साथ है। तो मैंने उसको फिलहाल 2 के ऊपर रिप्लेस किया। तो अगर 3 को मैं 6 के साथ प्लेस कर दूंगा तो मेरे पास एक काम ये भी हो सकता है कि आप जो है 6 को 3 के ऊपर प्लेस कर दें, बिकॉज उसके बाद जो है मैं 12 की बात करूं तो 12 एक ऐसा नंबर है जिसका रिलेशन 12 एक ऐसा नंबर है जिसका रिलेशन 2 के साथ भी है और 3 के साथ भी है और 6 के साथ भी है। तो अगर मैं 6 को यहाँ प्लेस कर दूं तो ये 6 आ गया। अब 3 का रिलेशन 6 के साथ भी है और 2 का रिलेशन भी 6 के साथ मौजूद है। अब आ जाए 8 के ऊपर, वेयर शुड 8 बी प्लेस। तो 8 को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो 8 को अगर मैं यहाँ प्लेस करूंगा तो 8 और 6 का मैं कहूंगा कि दोनों का जो पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में वो सेम है, क्योंकि 8 के नीचे भी 3 नंबर आ रहे हैं 1 2 और 6 के नीचे भी 8 के नीचे 2 नंबर आ रहे हैं 1 2 और 6 के नीचे भी 2 नंबर आ रहे हैं 1 और 3 के नाम से। तो लेकिन 6 और 8 का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, तो इनका लेवल सेम है, सेम लेवल के लोग हैं, क्योंकि इन दोनों के नीचे 2 बंदे आ रहे हैं। इस 6 के नीचे भी 2 बंदे हैं और 8 के नीचे भी 2 बंदे हैं। अब आ जाए 12 के ऊपर। तो 12 एक ऐसा नंबर है जिसका रिलेशन 6 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, लेकिन आपको पता है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी रिमूव कर दी जाती है इसके अंदर हैश डायग्राम के अंदर। तो 3 से 12 तक मैं कोई एज यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। सिमिलरली 2 का रिलेशन 6 के साथ भी है, 6 का 2 का 12 के साथ भी है। तो मैंने आपको कहा है कि 2 का रिलेशन 6 के साथ है, 6 का 12 के साथ है, एंड वी रिमूव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर वी विल नॉट मेक एन एज फ्रॉम 2 से लेके 12 तक। अब आ जाए 12 की बात भी कंप्लीट हो गई, 18 पे आ जाए। 18 एक ऐसा नंबर है जिसका रिलेशन 2 के साथ है लेकिन 12 के साथ नहीं है। तो 12 और 18 का लेवल सेम होगा, क्योंकि 12 के नीचे देखा जाए 3 नंबर है और 18 जो है अगर मैं उसको ज्वाइन करूंगा तो 18 को मैं 6 के साथ ज्वाइन कर दूंगा और 18 को मैं 2 के साथ ज्वाइन कर दूंगा। तो 18 के नीचे जो है मेरे पास 1 2 और इसी तरह से, मतलब 18 और 12 का ये आपके पास लेवल सेम है 18 और 12 का, इस वजह से हमारे पास ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। दिस इज योर हैश डायग्राम ऑफ दिस एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। वो एग्जाम्पल जो है एक सबसेट वाली जो एग्जाम्पल जो हमने पीछे एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी पावर सेट वाली, मैं उसकी अब हैश डायग्राम बनाने जा रहा हूँ।
तो मैं उसी एग्जाम्पल की अब हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि वो जो पावर सेट वाली एग्जाम्पल थी, हम ये बात उसमें प्रूव कर चुके हैं, डेट इज फॉर्मिंग पोसेट। तो उसके लिए हम हैश डायग्राम बना इस एग्जाम्पल में हम ऑलरेडी बात प्रूव कर चुके हैं, दिस इज अ पोसेट, यानी कि हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि आर जो है इज अ पोसेट। हमने अभी ये बात प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हैं। तो ये पोसेट है, तो मैं इसकी हैश डायग्राम बना सकता हूँ। मुझे हैश डायग्राम बनानी है। हैश डायग्राम के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, जैसी बात है पावर सेट से एलिमेंट्स आएंगे। देयर आर 8 पावर सेट्स, तो देयर वुड बी 8 एजेस। तो सबसे पहले जो लीस्ट एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन जो है सबसे नीचे आती है। तो सबसे लीस्ट एलिमेंट इज योर 5। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो आगे तमाम एलिमेंट्स का सबसेट है। तो मेरे पास एक एलिमेंट इधर आएगा ए के नाम से, एक सेट। दूसरा इधर आएगा बी के नाम से, और थर्ड वन इज सी। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इन तीनों का लेवल सेम है। दैट्स वाई जो है मैं बी को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, मतलब ये थोड़ा इधर लिख देता हूँ। तो 5 का रिलेशन इन तीनों के साथ है, और एबीसी का लेवल सेम है क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो 5 इस सबसेट, या 5 जो है जवाब दे इसको भी, 5 इसको भी जवाब दे, और 5 जो है इस सी को भी जवाब दे है। अब आ जाएंगे दो वाले, मतलब ए बी ए सी और बी सी की बात करता हूँ। तो तो इधर जो हमारे पास 3 वाले आएंगे, यानी कि देयर शुड बी ए बी हेयर, और इधर जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपका ए सी, और बी सी को मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब मैं अगर इनको ज्वाइन करूँ, ए जो है ए बी को जवाब दे, और ये वाला सिर्फ ए जो है सिर्फ ए सी को भी जवाब दे। सिमिलरली मैं इस बी की बात करूं, ये बी जो है इस ए बी को जवाब दे है, और ये जो बी है ये इस ए बी सी को भी जवाब दे, ये बी सी लिखा हुआ, तो इसको भी जवाब दे। सिमिलरली ये ए सी की बात, सॉरी ये सी की बात करूं, ये सी जो है ये बी सी को भी जवाब दे है, और ये सी जो है ये आपका, ये सी जो है आपका ए सी को भी जवाब दे। मैंने आपको कहा है कि हॉरिजॉन्टल एज पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एंगल के साथ बना सकते हैं। मैं तमाम प्रिंसिपल्स का ख्याल करते हुए बना रहा हूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक बचा है, ए बी सी। ये सबसे टॉप पोजीशन का आदमी है, यानी कि सबका बॉस है ये। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, ये सबसे टॉप पोजीशन का बंदा है। तो ये जो है बाकी के यानी कि इसके बिल्कुल जो नीचे आ रहे हैं, यानी कि ए बी जो है इसको भी जवाब दे है, ये जो ए सी जो है ये इसको भी जवाब दे है, और ये बी सी जो है ये भी इसको जवाब दे है। तो ये आपके पास एक हैश डायग्राम बन गई, और ये हैश डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक, दिस इज क्यूब, एक क्यूब हमारे पास बन रहा है। तो ये हमारे पास जस्ट लाइक अ क्यूब, आप देख सकते हैं जब पावर सेट में 8 एलिमेंट्स आएंगे तो ये क्यूब बन रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक सेट ए देता जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते, तो 2 एलिमेंट्स होते तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 आएंगे। तो उस केस में आप देखिएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा। तो इसमें एक क्यूब बन रहा है, उसमें क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी हैश डायग्राम की। तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाई हैं, 4 एग्जाम्पल सॉरी। तो होपफुली आपको इसमें बात अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बाकी जो है हमारे पास फिलहाल आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसी टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।